77 वर्ष पहले जिस समय बंगाल में 40 लाख लोग भूख से मर गए थे, उस समय विंस्टन चर्चिल जर्मनी के खिलाफ सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे थे। वो पूरी दुनिया से नाजीवाद को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इसी नाजीवाद का एक वर्जन उन्होंने भारत में लागू खुद से कर रखा था। 1989 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था 310 मेमोयर्स ऑफ अ बंगाल ICS। ये पुस्तक उस समय बंगाल में काम करने वाले एक भारतीय सरकारी अधिकारी अशोक मित्रा की आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, बंगाल की सड़कों पर मुझे जितने लोग मिले उनमें से आधे बदहवास, भूखे और असहाय थे। उन सब के चेहरों की त्वचा अंदर धंस चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थीं और इन लोगों के शरीर पर जो बाल थे वो किसी सुई की तरह हो गए थे, सख्त हो गए थे। अशोक मित्रा ने यह भी लिखा कि इसके बाद जो मौतें हुई उससे ज्यादा मुझे इन दृश्यों ने डरा दिया था। उनके मुताबिक भारत में बहुत कम उम्र में ही लोग मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन पोषण के अभाव में लोगों के शरीरों को इस तरह से घुलते देखना आसान काम नहीं है। इसी तरह लेखिका मधुश्री मुखर्जी अपनी पुस्तक में दावा करती हैं कि जब बंगाल में यह अकाल अपने चरम पर था तब करीब 7 करोड़ किलोग्राम चावल भारत से बाहर भेज दिया गया। ये सब तब हो रहा था जब अंग्रेज भारत जैसे देशों को गुलाम बनाना अपना नैतिक अधिकार समझते थे। अंग्रेजों ने इसे व्हाइट मैन्स बर्डन की संज्ञा दी थी। अंग्रेजों का मानना था कि काले और दूसरे अश्वेत लोगों को सभ्य इंसान बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है और वो इस बोझ को अपने कंधों पर उठाते रहेंगे। और उनका ये कहना था कि वो भारत जैसे देशों में भारत के इन गुलाम लोगों को इंसान बनाने के लिए आए हैं। अब इस वाक्य का इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन भारत में ही मौजूद कुछ लोग इस सोच को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन वाली सोच को। ये लोग भारत के गरीबों और मजदूरों का मजाक बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि इन सताए हुए लोगों का उद्धार करना इन्हीं की जिम्मेदारी है और इसी की आड़ में ये अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। भारत में ऐसी दुकानें चलाने वाले दो तरह के लोग हैं, दो तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग उन वामपंथियों का है जो चीन को अपना आदर्श मानते हैं और चीन के वामपंथी नेता इनके वैचारिक पूर्वज हैं। दूसरे वर्ग में वो लोग हैं जिनके वैचारिक पूर्वज अंग्रेज हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों में जरा भी भारतीयता नहीं बची है। इनके DNA में देशभक्ति की थोड़ी सी भी मात्रा नहीं है। ये लोग आज भी कार हैं और इसलिए ये लोग ब्लैक लाइव्स मैटर का तो समर्थन करते हैं, लेकिन अपने वैचारिक पूर्वजों का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में जो वामपंथी हैं और हमारे देश में जो अंग्रेजों से प्रभावित जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ये दोनों अक्सर हाथ मिलाकर चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा ये लोग या तो चीन की तरफदारी करते हैं या पश्चिमी सभ्यता की तरफदारी करते हैं, पश्चिमी देशों की तरफदारी करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वामपंथी चीनियों जैसा बनना चाहते हैं और जो दूसरा गैंग है ये लोग पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित हैं, पढ़ाई भी वहीं से करके आते हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं और उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीयता इन दोनों में ही नहीं है और इसीलिए ये दोनों वर्ग एक साथ दिखाई देते हैं। उस समय ब्रिटेन चाहता तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अनाज मंगाकर भारत के लाखों लोगों को मरने से बचा सकता था, लेकिन चर्चिल ने ऐसा होने नहीं दिया। अनाज से भरे बड़े बड़े जहाज भारत का चक्कर काटकर दुनिया के दूसरे कोनों में जाते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने इस अनाज का एक भी दाना भूख से मरते भारत के लोगों के पेट में जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने न सिर्फ बंगाल के लोगों का नरसंहार किया, बल्कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों ने ऐसे कई पाप किए जिसके लिए उन्हें कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में इन लोगों से कोई माफ़ी मांगने के लिए कह भी रहा है? सवाल ये है। वर्ष 1943 में बंगाल में लाखों लोग तो ब्रिटेन की वजह से मरे ही। वर्ष 1947 में जब हम आज़ाद हुए, भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा भी अंग्रेज़ों की ही देन था। इस बंटवारे की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोग उस समय बेघर हुए थे और 20 लाख लोग मारे गए थे। इसका हिसाब कौन देगा? लेकिन बंटवारा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने आज़ादी मांगी, तब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भी करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तब जनरल डायर के इशारों पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थीं
और 1000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको जानकर आज ये गुस्सा आएगा कि इस नरसंहार के बावजूद जनरल डायर को ब्रिटेन में एक नायक का दर्जा दिया गया और ब्रिटेन के लोगों ने उनके समर्थन में उस समय करीब 25 लाख रुपए की रकम जमा करके जनरल डायर को धन्यवाद दिया था। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी ब्रिटेन भारत को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा रहा। अमृतसर के हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी का उदाहरण है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार ने ही इंदिरा गांधी सरकार को गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने की सलाह दी थी। ये ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन इटली को आज वेटिकन में अपनी सेना उतारने के लिए कह दे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत के सिख इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे और बाद में इंदिरा गांधी के ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या भी की थी। वर्ष 1857 की क्रांति को हिंसक तरीके से कुचलकर भी ब्रिटेन ने अपना असली चेहरा दिखाया था। कहा जाता है कि तब ब्रिटेन के एक युवा सैन्य अफसर ने चिल्लाकर कहा था कि हमें हर व्यक्ति को मार देने का आदेश दिया गया है और यह सरासर हत्या है। तो ये हत्याएं हुई थी। ये विडंबनाएं हैं कि जिन एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो खुद हथियारों के बहुत बड़े कारोबारी थे। उन्हें डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में हिंसा फैलाने के लिए आतंकवादी और सेनाएं भी करती हैं। आज उन्हीं एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए दुनिया भर के नेता होड़ उनमें लगी रहती है और लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा जिसने इन पुरस्कारों की शुरुआत की होगी। लेकिन दुनिया भर के लोग, साहित्यकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे नेता हों, सबकी एक ही तमन्ना रहती है, एक ही सपना रहता है कि एक बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, बिना ये जाने कि ये असल में नोबेल था कौन। लेकिन आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो अंग्रेजी की भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन और अंग्रेजों की वंदना करता रहता है। दरबारी इतिहासकार भी इसी वर्ग का हिस्सा हैं और इन लोगों ने तथ्यों और इतिहास को इस तरह से बदल दिया जिससे ब्रिटेन पर लगे दाग हमेशा के लिए मिटाए जा सके। इन लोगों ने ब्रिटेन द्वारा शुरू किए गए रेलवे को भारत के लोगों के लिए तोहफा बताना शुरू किया। आपने ये अक्सर तर्क सुना होगा कि जो हमारे देश में रेल सेवाएं हैं ये ब्रिटिशर्स की देन है। यहां तक कहना शुरू कर दिया गया कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत कई हिस्सों में बंट चुका होता। सच यह है कि अंग्रेजों के भारत आने के बाद भारत 3 हिस्सों में बंट गया। एक आज का भारत है, जबकि बाकी 2 हिस्सों के नाम पाकिस्तान और बांग्लादेश है। दरबारी इतिहासकार और पत्रकार ये तर्क भी देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का परिचय लोकतंत्र से कराया, जबकि सच ये है अंग्रेजों ने भारत की लोकतांत्रिक प्रथाओं को सिर्फ नष्ट करने का काम किया। भारत के जो लोग सदियों से एक साथ रहते आए थे उनमें फूट डाल दी। अंग्रेज भारत के लोगों को अपने से कमतर मानते थे, अपना गुलाम मानते थे और चाहते थे कि इसी आधार पर भारत के लोग आपस में बट जाएं। उन्होंने भारत में रेल तो चलाई, लेकिन भारत के लोगों को कभी भी उस रेल में फर्स्ट क्लास में चलने का अनुभव नहीं दिया। लोकतंत्र सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सच ये है कि ब्रिटिश राज में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय की हत्या कर देता था तो ज्यादातर मामलों में उसे 6 महीने की सजा होती थी अगर अंग्रेज भारतीय की हत्या कर दे तो, और 100 रुपए का जुर्माना होता था। लेकिन जब किसी भारतीय के हाथों किसी अंग्रेज का कत्ल हो जाए तो उसका फांसी के फंदे पर लटकना तय माना जाता था। अंग्रेजों ने लोकतंत्र के नाम पर ऐसे कानून बनाए जो आज भी भारत में भेदभाव का आधार बने हुए हैं। माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मकाले ने ही की थी और उन्होंने अंग्रेजी को भारत में कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया था। ब्रिटिश राज की तारीफ करने वाले कहते हैं अगर ब्रिटेन ने भारत को गुलाम न बनाया होता तो भारत के लोग अशिक्षित रह जाते और अंग्रेजी बोलने में कभी सक्षम नहीं होते। सच ये है कि लॉर्ड मकाले ने ही शुरुआत एक खास मकसद से की थी। उन्होंने अंग्रेजी हमें इसलिए नहीं पढ़ाई कि वो हमें शिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने इस विषय पर एक बार कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो हमारे और उन लोगों के बीच अनुवादक का काम करे जिन्हें हमने अपना गुलाम बनाया। यानी उन्हें ट्रांसलेटर्स चाहिए थे जो प्रशासन में उनकी मदद कर सके। ज्यादातर पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का इस्तेमाल अंग्रेज सिर्फ एक अनुवादक के तौर पर करना चाहते थे। अंग्रेजों के पक्ष में कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक उद्योग और रेलवे की शुरुआत की। सच ये है कि अंग्रेजों ने यह सब भारत के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद का खजाना भरने के लिए किया। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए की ताकि भारत में बने सामान को बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और उससे वो पैसा कमा सकें। जिस रेलवे को अंग्रेजों का तोहफा कहा जाता है उसमें भारतीयों के लिए
थर्ड क्लास डिब्बे बनाए गए थे और इन डिब्बों में भारत के लोगों को लकड़ी की बेंच पर बैठकर भूखे प्यासे सैकड़ों हजारों मीलों का सफर तय करना होता था, जबकि अंग्रेज फर्स्ट क्लास में आरामदायक यात्रा किया करते थे, जो भारतीयों को अलाउड नहीं था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों का दमन किया और भारत को दिवालिया कर दिया, उन अंग्रेजों से जुड़े प्रतीक चिन्हों को हेरिटेज नहीं बल्कि हेट यानी नफरत का प्रतीक माना जाना चाहिए। और अब हम इस खबर पर हमारे दृष्टिकोण की बात करेंगे। दृष्टिकोण की शुरुआत हमने कल की थी और इसके तहत हम आपको ऐसी खबरों पर अपना नजरिया बताते हैं। भारत में आज भी सड़कों, म्यूजियम्स, पार्क्स, मेमोरियल्स और कई इलाकों, यहाँ तक कि शहरों के नाम भी अंग्रेजों के नाम पर हैं। उदाहरण के तौर पर डलहौजी का नाम अंग्रेजों के नाम पर है, लेकिन अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि सेना में जो रैंक्स दी जाती हैं उनके नाम भी अंग्रेजों ने ही रखे थे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है डलहौजी। इसका नाम 1838 से 1849 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डलहौजी भले ही खूबसूरत जगह हो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी भारत से नफरत करते थे और उनका मानना था कि भारत को कभी विकसित नहीं होना चाहिए। इसी तरह उत्तराखंड में एक मशहूर पर्यटन स्थल है जिसका नाम है लैंसडाउन। इस जगह को यह नाम भारत के वाइसरॉय रह चुके लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर मिला है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में एक कोरोनेशन पार्क है जिसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को समर्पित किया गया था। यहीं किंग जॉर्ज पंचम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी अंग्रेजों की सोच की याद दिलाता है, जिसे आज हम लटियंस डेली कहते हैं। वो भी अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए बसाई थी। इसी तरह कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल भी ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मशहूर एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम भी ब्रिटेन के महाराजा एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। भारत में न जाने कितनी सड़कें, स्मारकों और इमारतों के नाम उन अंग्रेजों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने भारत को सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन अब गुलामी से जुड़े इन प्रतीक चिन्हों को हटाने का समय आ चुका है और इन क्रूर शासकों की वो तमाम मूर्तियां हटा देनी चाहिए जो भारत के करोड़ों लोगों के शोषण की कहानी कहती हैं। मशहूर प्रोडक्शन हाउस HBO ने अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से एक विवादास्पद फिल्म को हटा लिया है और इस मशहूर फिल्म का नाम है गॉन विद द विंड। वर्ष 1939 में आई इस फिल्म पर नस्लवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसी तरह अमेरिका की मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश से रेसिज्म यानी रंग भेद और नस्ल भेद की वर्तमान परिभाषा को हटा दिया है और कहा है कि जल्द ही इसे उस नई परिभाषा से बदला जाएगा जो ये बताती है कि नस्लवाद कैसे दमन का कारण रहा है। अमेरिका के वर्जीनिया में लगी क्रिस्टोफर कोलंबस की एक एक मूर्ति को भी गिरा दिया गया है, क्योंकि कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी और इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश की। इनमें ब्रिटेन भी शामिल था। अमेरिका भी अब अपने उन सैन्य ठिकानों के नाम बदलने वाला है जिनके नाम सेना के उन अधिकारियों पर रखे गए थे जिन पर बेगुनाहों का खून बहाने का आरोप है। फिलहाल इस डिक्शनरी में नस्लवाद की जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक नस्लवाद का अर्थ वो विश्वास है जिसके मुताबिक जाति की विशेषताओं के आधार पर उनमें अंतर किया जाता है। इसलिए आज इस पर हमारा दृष्टिकोण ये है कि भारत को भी रंग भेद, नस्ल भेद और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को अब बदल देना चाहिए। जिन लोगों ने वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, जो लोग भारत के दमन और शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में कोई सुविधाजनक जगह नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने की योजना बनाई और जिन लोगों ने भारत के लोगों को अपने से कमतर माना, गुलाम माना, उन्हें हर प्रकार की स्मृति से मिटा देना ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। और जिन दरबारी इतिहासकारों, लेखक और पत्रकारों ने अपने हित साधने के लिए शोषण करने वालों को भारत का भाग्य विधाता बताने की कोशिश की, उन्हें भी इसकी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करके उनका असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। ये लोकतंत्र है। हम ये तो नहीं कहते कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर देनी चाहिए जैसा कि आजकल कुछ पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि लोकतंत्र में अगर आप उनका बहिष्कार भी करेंगे, उन्हें पढ़ना छोड़ देंगे, उन्हें देखना छोड़ देंगे, ये भी उनके लिए एक सज़ा जैसा ही होगा। अंग्रेजों पर रिसर्च के दौरान हमें एक और दिलचस्प जानकारी आज मिली और ये जानकारी महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल के रिश्तों की असलियत बताती है। विंस्टन चर्चिल की नस्ल भेदी सोच का सामना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी करना पड़ा। वर्ष 1931 की लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन की मुलाकात चर्चिल को बहुत चुभ गई थी।
विंस्टन चर्चिल ने उस दौरान महात्मा गांधी को राजद्रोही कहा था। चर्चिल को एक अर्धनग्न भारतीय का वाइस रॉय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के स्तर पर आकर बात करना बहुत बुरा लगा था, घृणास्पद लगा था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि अश्वेत व्यक्ति को इतना सम्मान दिए जाने से भारत पर राज करने वाले श्वेत नस्ल के लोगों को परेशानी हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसका भी विंस्टन चर्चिल ने बहुत विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया है, ऐसे में उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। केवल यही नहीं, 1942 में जब चर्चिल को पता चला कि महात्मा गांधी अनशन पर जाने वाले हैं, तो उनकी कैबिनेट ने तय कर लिया कि इस बार गांधी जी को अनशन से मरने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी इस बार जब वो अनशन करेंगे तो उन्हें मरने दिया जाए। हालांकि उन्हें यह पता था कि वाइसराय काउंसिल के कुछ भारतीय सदस्य इस बात पर इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल का कहना था कि कुछ काले लोग इस्तीफा दे भी दें, यानी अश्वेत लोग इस्तीफा दे भी दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चिल का कहना था कि ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है और अगर गांधी वास्तव में मर भी जाते हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य का एक दुश्मन कम हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनशन पर विंस्टन चर्चिल ने तब के वाइसरॉय लिनलिथगाउ को पत्र लिखकर यह पूछा था कि कहीं गांधी जी अनशन के दौरान ग्लूकोज तो नहीं ले रहे। चर्चिल ने इसकी जांच की मांग भी की थी और जांच हुई तो सारे आरोप गलत पाए गए। चर्चिल एक अश्वेत भारतीय की प्रसिद्धि से इतना चिढ़ते थे कि उसने बंगाल अकाल के दौरान भारत को अनाज भेजे जाने की चिट्ठी पर गुस्से में पूछा था कि महात्मा गांधी अब तक मरे क्यों नहीं। अश्वेतों के देश भारत और वहां से उखड़ चुकी अंग्रेजों की हुकूमत पर एक बार चर्चिल ने कहा था कि इसमें एक ही अच्छी बात रही है, और वो ये कि भारत की आज़ादी के दौरान वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। और चर्चिल की चिढ़ की वजह से महात्मा गांधी के विचार नहीं थे, उनके जो चिढ़ की वजह है उसकी वजह महात्मा गांधी के विचार नहीं थे, बल्कि उनकी भारतीय नस्ल थी। चर्चिल नस्ल भेदी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि श्वेत लोग ही दुनिया पर शासन करने के लिए बने हैं, और यही वजह है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता से उन्हें बड़ी परेशानी हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर ब्रिटेन के लोग चर्चिल की मूर्तियां उखाड़ कर फेंक रहे हैं, बाकी और लोगों की मूर्तियां उखाड़ कर फेंक रहे हैं जिन्हें वो समझते हैं कि ये नस्ल भेदी लोग थे, नस्लवादी लोग थे, तो भारत में भी अब वो मुहिम शुरू हो जानी चाहिए और आप लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,